Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to my YouTube channel Education Leopard. So guys, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपके पास अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आए. So today we are talking about class 10th English poem number 2, Fire and Ice. इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ एंड ही डाइड ऑन जनवरी 29, 1963. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. His work was initially published in England before it was published in US, that means United States. He was known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He frequently wrote about settings from the rural life and in England in the early 20th century, using the theme to examine complex social and philosophical themes. So, इसको अगर हम समझना चाहें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था, इट वॉज सम हाउ रिलेटेड विद द रूरल लाइफ, यानी कि जो आम जिंदगी है लोगों की रूरल एरियाज के अंदर, स्पेशली इन यूएस एज वेल एज इन यूनाइटेड किंगडम. सो ही रोट पर्टिकुलरली ऑन दैट सिनेरियो. तो सबसे पहले एक बार हम इस पोएम का स्टैंजा नंबर 1 पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द स्टैंजा नंबर 1. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So the poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or by fire. अब वन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के अंदर ऐसे दो ग्रुप्स हैं या फिर दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं दुनिया का अंत दो तरीकों से होना है, या फायर से या फिर आइस से. अब प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे कि फायर और आइस से कैसे किसी का अंत हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम फिगरेटिव स्पीच में लिखी हुई है. अब फिगरेटिव स्पीच के अंदर सिंबोलिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सिंबोलिज्म यहाँ पे फायर का और आइस का दिखाया गया है. अब जो फायर है वो क्या है, वो किसका सिंबॉलिक है. फायर हमारी डिज़ायर, यानी कि हमारी जो इच्छा होती है. और अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पोएम की बात करूँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहे हैं हमारी प्रबल इच्छाओं के बारे में, और पर्टिकुलरली नेगेटिव वंस, यानी कि अगर हम कुछ बुरा करना चाहते हैं. तो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारी एक डिज़ायर है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए. अब उसको करने के दो तरीके हैं. ये एक डिज़ायर है, सिंपली न्यूट्रल डिज़ायर है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव. अगर हम चोरी करके या कहीं पे डाका डाल के वो पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम अ नेगेटिव डिज़ायर. वो नेगेटिव डिज़ायर बन जाएगी, यानी कि हमारी जो इच्छा है वो एक तरह से नकारात्मक बन जाएगी. और वही अगर हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो दैट विल बिकम अ पॉजिटिव डिज़ायर, वो एक सकारात्मक इच्छा बन जाएगी. सो फायर को रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक डिज़ायर की तरह है. अब दूसरी ओर है आइस. तो जो दूसरा ग्रुप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो सोचने के तरीके में आता है, दूसरा ग्रुप, वो कहते हैं जो दूसरा ग्रुप है वो आइस को सपोर्ट करता है. यहाँ पे आइस भी बर्फ़ का नाम नहीं है. आइस का मतलब है हेट्रेड, यानी कि जलसी, दूसरों से जलना या दूसरों से घृणा करना. अब नफ़रत अल्टीमेटली करती क्या है, नफ़रत हमारे अंदर एक दूसरे को प्रति जो हमारी बिहेवियर हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है. और वो जो असर होता है वो लेटर ऑन हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव चेंजेस लेके आता है जिसकी वजह से हमारे अंदर डिज़ायर, यानी कि जो पहले वाला पर्सपेक्टिव था फायर वाला, वो पैदा हो जाता है कि हमने उसको हराना है या फिर उसको किसी भी तरीके से हमने उसको नीचे लगाना है. दैट्स इट. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ये यूज़ कर रहे हैं, फायर और आइस को. फायर मीन्स डिज़ायर, हमारी इच्छाएं, और आइस मीन्स हमारी हेट्रेड, यानी कि घृणा करना. सो दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंजा नंबर 2 के बारे में, जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस से यहाँ पे मतलब है सफिशेंट होना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का. एंड पेरिश, वी ऑल नो पेरिश इज डेथ. सो देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर he considers if the world has to expire twice, that means अगर दुनिया का अंत दो बार होना हो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट टू एंड इट. यानी कि
रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेकंड स्टैंजा में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम फायर के ऑप्शन को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और आइस के ऑप्शन को, प्रैक्टिकली हम आइस के ऑप्शन को यहाँ पे लेते हैं, दैट मीन्स हेट्रेड को, तो हेट्रेड भी इंसानों के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पे नेगेटिव थिंकिंग को इंडल्ज करती है और बहुत ही बड़े पैमाने पे नफ़रत की जो जंग है वो छिड़ सकती है। और अल्टीमेटली जब हमें नफ़रत होती है तब जो हमारी डिज़ायर है दूसरे को हराने की या फिर दूसरे को मारने की या ख़त्म करने की या उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की जो हमारी इच्छा है वो जागती है। और ऑब्वियसली जैसा हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया है वो नेगेटिव डिज़ायर बन जाएगी। So now I would like to introduce some important facts and figures about this story. The story which he depicts over the poem Fire and Ice. This is a strong symbolic poem. बहुत ही ज़्यादा strong symbolism यहाँ पे दिखाया गया है, where fire is used as the emotion of desire and ice is shown as the symbolism of hatred. He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the word. यानी कि ये दो ग्रुप एक तरीके से यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप्स की एक तरह से परिभाषा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनका अलग अलग पैमाने पे ये मानना है कि हमारी दुनिया या पूरी इंसानियत का अंत जो है वो या तो डिज़ायर से हो सकता है और दूसरा ग्रुप कहता है या फिर उसका अंत हेट्रेड से हो सकता है, यानी कि जो नफरत है। नाउ वन is of the opinion that fire alone can destroy each and everything, every possibility of life. मैं यही कहूँगा कि पूरी जीवन का जो बेसिकली व्यक्तित्व है उसको ख़त्म करने में फायर यानी कि हमारी डिज़ायर्स ही अकेली बहुत हैं उसको ख़त्म करने के लिए। While the other things यानी कि जो दूसरा ग्रुप है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं, they think that if ice as a result of extreme low temperatures could cover the earth's surface it would lead to the end of the world. Now यहाँ पे प्रैक्टिकल शेप यानी कि जो बर्फ़ है उसकी प्रैक्टिकल शेप यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे हेट्रेड का वर्ड नहीं यूज़ करें या फिर हेट्रेड का सिंबलिज्म इस पर्टिकुलरली लाइन के अंदर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बर्फ़ है अगर जैसा आइस एज में हुआ था पहले, हज़ारों लाखों साल पहले जैसे आइस एज में हुआ था, वैसे ही अगर बर्फ़ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो चला जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर बर्फ़ की एक चादर ओढ़ी जाएगी। और उसी तरीके से जो हेट्रेड है एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल विल सफ़र विद हेट्रेड एंड दिस will ultimately destroy our world. Now let's talk about the literary devices which are used in this poem. सबसे पहले राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। राइम स्कीम इस पोएम की है ABA, ABC and BCB. This is the rhyme scheme. I will repeat that again. ABA, ABC and BCB. This is the rhyming scheme. Now second literary device which is very important, that is assonance. Assonance हमें पता है कि एक सेम लाइन के अंदर जब वॉल साउंड्स बार बार रिपीट होते हैं तो दैट बिकम्स अ लिटरेरी डिवाइस विच वी नोन एज assonance. For example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं अपनी पोएम के अंदर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे जो होल्ड ओ का साउंड है उसके बाद आ गया है दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे जो ओ वॉवल साउंड है इसको रिपीट किया गया है। नाउ द थर्ड वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होती है? जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ फ, not is F, it is F, the sound of F in favor fire, and V is जो W से हमें साउंड मिलता है, not V वाला, ये है W वाला साउंड जो W बनता है, इसको ओपन राउंडेड लिप्स के साथ हम बोलते हैं। यहाँ पे वो कहता है वर्ड विल, जब बोला गया है तो W का जो साउंड है ये रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। फोर्थ यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज इमेजरी. वी ऑल नो इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स perceive things involving their five senses. That means हमारी जो senses को impact करती है, कोई भी words हम पढ़ते हैं और वो हमारी senses को impact करते हैं, हमें एक दिखता है कि yes एक picture बनी हुई है। जब वो कहते हैं some say the world will end in fire, to say that for destruction
आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इनसे हमें डिपिक्ट होता है, एक पिक्चर दिमाग में बनती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज एनाफोरा। The repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive lines, यानी कि दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा consecutive line में जो expression है, word का जो expression है वो repeat हो रहा है, repeat of a word or expression. For example, some say is repeated at the start of lines 1 and 2. दोनों लाइनों के अंदर ही कहा गया है some say. Now sixth literary device, that is personification. A personification is to give human qualities to an inanimate object. That is, in this poem, fire and ice are capable of destruction. अब इनको inanimate object हैं ये, जिनको एक human quality दी गई है. For example, the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. अब माइंड और जो पावर है वो किसके पास होता है? ह्यूमन के पास, इंसानों के पास होता है। लेकिन उन्होंने ये इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज फायर एंड आइस, उनको ये क्वालिटीज़ दी हैं। सेवंथ जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है, ऑफ कोर्स इट इज़ एंजेममेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी, हम कहते हैं ना कि जब भी कोई थॉट या क्लॉज कोई पोइट दिखाने की कोशिश करता है, इट इज़ नॉट कम्स टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट moves over to the next line. For example, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब desire के बाद कोई punctuation mark नहीं यूज़ किया गया है, so that becomes enjambment. Now we'll talk about the conclusion. अब जो इस कहानी का, जो कहानी एक poem के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें समझाई है, इसका जो निष्कर्ष है, that means conclusion है, उसके बारे में बात करते हैं। So in this poem, Fire and Ice, Robert Frost want us to know that fire described as passion, जुनून, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रबल इच्छाएं जो होती हैं हमारी, तो वो हमारे जुनून में तब्दील हो जाती हैं। दैट मीन्स अ नॉर्मल डिज़ायर ट्रांसफॉर्म इनटू पैशन विच इज़ हॉट एंड हैस्टी। दैट मीन्स वो बेसिकली हमारी डिज़ायर वो हमारे लिए तो है ही है, हमें चाहे उसका स्टार्टिंग में नहीं पता होता, लेकिन दूसरों के लिए निसंदेह, यानी कि बेशक वो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड आइस डिस्क्राइब्ड एज रेशनल, रेशनल क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज़ कूल एंड डेलिब्रेट बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज बाय सिम्बोलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया है, ये अगर मैं कहूँगा कि इस पोएम की रीढ़ की हड्डी है, इस पोएम की एक बैकबोन है सिंबलिज्म। बिकॉज आइस, हेट्रेड, ये काम तो धीरे धीरे करती है, लेकिन काम उसी तरीके से काम तो धीरे धीरे करिए, लेकिन काम करेगी उतना जितना फायर का हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। सो वी नो दैट वी मस्ट रीड द पोएम रिपीटेडली टू रियली हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोएम. सो दिस सिंबलिज्म एनालिसिस कैन हेल्प अस टू अचीव दैट पर्टिकुलर मोटिव. जब हम इस पोएम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अगर हम फायर और आइस के सिंबलिज्म को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इसको पोएम को समझना और उसको समझने के बाद उसके आंसर्स को जब भी हम एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे, उसके आंसर्स को बिना किसी तैयारी के लिखना